साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है छंद। और आप जानते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में छंद से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपको बहुत परेशान भी करते हैं। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। आज हम उन सभी बातों पे डिटेल से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको नियमित अंतराल पे मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं छंद। तो छंद दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है छम, एक है दा। छम का मतलब होता है समुचित आकार और दा माने देने वाला। तो हम कह सकते हैं कि काव्य का वह रूप जो उसे समुचित आकार प्रदान करे उसे छंद कहते हैं। काव्य का वह रूप जो उसे समुचित आकार प्रदान करे उसे छंद कहते हैं। एक परिभाषा और किताबों में मिलती है, वो क्या है कि अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, इतनी क्लिष्ट परिभाषा कैसे? तो मैं आपके लिए इसको आसान करता हूँ। अक्षर, वर्ण या अक्षर आप जानते हैं। अब वर्णों की संख्या ना, अक्षरों की संख्या, उनका क्रम क्या होता है और उनकी मात्राओं की गणना आप जानते हैं कि मात्रिक छंद, वार्णिक छंद दो होते हैं। तथा यति और गति, यति माने विराम, गति माने प्रवाह, और इनसे जो विशिष्ट नियम बना करके जो पद्य रचना की जाती है उसे ही हम छंद कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो ये याद रखिएगा कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अब छंद शास्त्र को एक और शास्त्र कहा जाता है, क्या? पिंगल शास्त्र। तो पिंगल शास्त्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके प्रणेता, इसके आविष्कारक, इसके खोजकर्ता पिंगल ऋषि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पिंगल ऋषि माने जाते हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है कि छंद शास्त्र के जो प्रणेता हैं वो क्या है? पिंगल ऋषि हैं। आप देखेंगे छंद के तत्व या छंद के अंग क्या है। तो पहला जो अंग है उसे चरण कहेंगे, पद कहेंगे या पाद कहेंगे। कहीं किताब में चरण होगा, कहीं पद होगा, कहीं पाद होगा। दूसरा वर्ण या मात्रा, तो वर्ण या मात्रा। तीसरा वर्ण या मात्रा क्यों? मात्रिक छंद और वार्णिक छंद के आधार पर वर्ण या मात्रा। वर्णों की संख्या एवं क्रम और गण, यति और विराम, गति। यति आप जानते हैं, यति माने रुकना, ठहरना, विश्राम, विराम। और गति यानी प्रवाह। और तुक आप जानते हैं कि अंत में जो समान क्रम के वर्ण आते हैं, समान रूप के जो वर्ण आते हैं, समान मात्राएं जो आती हैं उसे हम तुक कहते हैं। तो आइए एक एक पे चर्चा विस्तार से करते हैं। पहला क्या है? चरण, पद या पाद क्या है? तो आप जानते हैं कि प्रत्येक छंद 4 भागों में बटा होता है, या कह सकते हैं कि प्रत्येक छंद के 4 भाग होते हैं, इसे ही चरण कहते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि छंद के कितने चरण होते हैं? तो छंद के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? छंद के 4 चरण होते हैं। इन्हें चतुर्थांश भी कहते हैं, ठीक है, चतुर्थ अंश भी कहते हैं, उसी से बना है चतुर्थांश। चरण 2 प्रकार के होते हैं। एक है सम चरण। तो सम चरण कौन कौन से आप जानते हैं? सम पता है ना, इवन। दूसरा और चौथा 4 चरण होंगे तो 1 2 3 4 होगा, तो उसमें दूसरा और चौथा जो होगा वो क्या है? सम चरण होगा। पहला और तीसरा ये क्या होगा? विषम चरण होगा। तो चरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सम चरण और विषम चरण। तो चरण, और एक चीज और है कि आप देखते हैं कि कई बार आप जानते हैं कि छंद के 4 चरण होंगे, यानी उन्हीं को हम 2 पंक्तियों में लिख देते हैं। 2 पंक्तियों में लिख देते हैं, जैसे दोहा हो गया, सोठा हो गया। तो आप देखते हैं कि होता तो छंद में 4 चरण है, दोहा भी छंद है, सोठा भी छंद है, लेकिन 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। तो जब इस तरह से लिखा जाए तो उसे हम दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल कहते हैं। प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि
छंद के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सम चरण, विषम चरण। विषम चरण कौन है? पहला और तीसरा विषम चरण है, दूसरा और चौथा सम चरण है। आगे बढ़ते हैं। वर्ण और मात्राएं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। तो ह्रस्व वर्ण को लघु वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु वर्ण। इसकी 1 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 1। इसे एक लाइन से हम कर देते हैं कि एक लाइन खींच दिया तो ये क्या हो गया? ह्रस्व वर्ण हो गया, या इसे लघु वर्ण कह लेंगे। कितनी मात्रा? 1 मात्रा, यानी उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए 1 मात्रा। दीर्घ वर्ण को गुरु वर्ण भी कहते हैं। इसकी 2 मात्रा होती है। 2 मात्रा क्यों होती है? क्योंकि जितना समय ह्रस्व को लगता है वह ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में उसका 2 गुना समय लगता है दीर्घ वर्ण के उच्चारण में। तो 2 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं। इसको एस से डिनोट करते हैं। कैसे? एस बना देते हैं। तो ये 2 मात्रा हो गई। तो दूसरी चीज आपने देखी, वर्ण और मात्रा। वर्ण कितने प्रकार के? ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्ण को लघु वर्ण भी कहते हैं, 1 मात्रा होती है। दीर्घ वर्ण को गुरु वर्ण भी कहते हैं, 2 मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं। संख्या एवं क्रम क्या है? तो वर्णों एवं मात्राओं की जो गणना होती है उसी को हम संख्या कहते हैं। वर्णों एवं मात्राओं की गणना को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और जो उनके लघु गुरु का स्थान होता है, जो उस लघु गुरु का स्थान होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। क्रम माने कि सीरियल कि जैसे नियत होता है कि पहले लघु वर्ण आएगा फिर गुरु आएगा, या पहले गुरु आएगा फिर लघु आएगा। इस तरह से एक जो नियत स्थान होता है, स्थान निर्धारण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हम क्रम कहते हैं। आगे देखते हैं यति। यति क्या है? यति माने होता है विराम, यति माने होता है विश्राम। यानी आप कोई भी छंद पढ़ते हैं तो एक निश्चित जगह पे आप रुकते हैं, उसी रुकने को, उसी विश्राम को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो यति हो गया। आगे गति क्या है? गति यति का उल्टा है। यति माने होता है रुकना, और गति माने क्या है? बिना रुके निरंतर चलना। तो कह सकते हैं कि गति किसका विलोम है? गति यति का विलोम है। और छंद में लय के साथ जो प्रवाह रहता है उसी प्रवाह को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। छंद में लय के साथ जो प्रवाह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। आगे देखते हैं तुक। तुक क्या है? कि आप देखते हैं कि छंद में 4 चरण होते हैं, तो चरण के अंत में क्या होता है? समान मात्राओं वाले शब्द आते हैं, समान वर्णों वाले शब्द आते हैं। तो जो वर्णों की जो आवृत्ति होती है, जो मात्राओं की आवृत्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। इस तरह से 2 तरह के छंद होते हैं। एक तुकांत छंद, जिनके चरण के अंत में क्या होता है? समान मात्राएं, समान वर्ण आते हैं। एक होता है अतुकांत छंद, या इसको मुक्तक छंद भी कह देते हैं। निराला का प्रिय छंद है। आगे देखते हैं गण। तो गण क्या है? गण लघु गुरु के नियत क्रम से, लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि गण कितने होते हैं? गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो लघु गुरु का जो नियत क्रम होता है उसमें 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? गण कहेंगे। कितने वर्णों के समूह को? 3 वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? गण कहेंगे। कितनी होती है संख्या इनकी? संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। जो मात्रिक छंद होते हैं उनकी पहचान मात्रा के आधार पे होती है, लेकिन जो वार्णिक छंद होते हैं इनकी पहचान गणों से होती है। किससे होती है? गणों से होती है। और इसके लिए एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? यमाता राज भान सलगा। यमाता राज भान सलगा। इसी से गणों की जो है मात्राएं और उनका स्वरूप निर्धारित होता है। जैसे हर अक्षर से एक गण है। देखिए, या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण, सा से सगण। ठीक है। अब इस तरह से यमाता राज भान सलगा अगर आपको याद है तो आपको सब कुछ याद रहेगा, गण सब याद रहेंगे। ठीक है। कितने होते हैं? 8 हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए, या से यगण, यगण में कितना अक्षर लेंगे? 3 अक्षर लेंगे। यमाता, तो यगण हो गया, 3 अक्षर लिया यमाता। अब देखिए, या की कितनी मात्रा? 1। माँ की कितनी मात्रा? बड़ा माँ है तो 2 मात्रा। ता की 2 मात्रा। और इससे जो शब्द बना यशोदा, या इसी तरह से आप भरोसा, कोई भी शब्द ऐसे बना सकते हैं। अगला अक्षर क्या है? माँ। माँ से क्या बना? मगड़। ना सब में गढ़ लगेगा, सारे अक्षरों में गढ़ लगा देंगे तो यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़ हो जाएगा। तो माँ से मगड़,
ना। और यहाँ से देखिए तो पहला अक्षर छोड़ दिया आप, दूसरे अक्षर से ले तो मातारा, क्या हुआ मातारा। अब मातारा में सारे दीर्घ हैं, सारे बड़े हैं, तो ये क्या है, सब में दो दो मात्राएं। अब उदाहरण क्या हो गया, माता जी, ठीक है। इस तरह से आगे जैसे अगला अक्षर क्या है, ता से क्या हो गया तगड़, तगड़ से क्या बना ताराज ना। अगला फिर आगे क्या हुआ ताराज, ताराज में देखिए ये दीर्घ ये लघु, तो ये क्या बना, उदाहरण क्या दिया तालाब। इस तरह से जब आप कविता की रचना करेंगे तो इन सब की चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं आपको। रगड़, रगड़ में क्या है राजभा, अगला अच्छा है राजभा ना, राजभा, तो इसे होगा दो मात्रा, एक मात्रा और दो मात्रा, दो एक दो, राम जी उदाहरण। इसी तरह से और सारे शब्द, ऐसे ही शब्द हम जो मात्राओं के आधार पर शब्द बिठाते हैं तो कविता बनती चली जाती है हमारी। अगला क्या है जभान, जैसे जगड़ होगा और ये यहाँ पे जभान, तो एक मात्रा जा की, भा की दो मात्रा, ना की एक मात्रा, तो हो गया जवान। जैसे इसी तरह से मकान जवान, इस तरह से। अगला देखिए भा है तो भगड़ होगा और ये क्या होगा भानस, भा से भगड़ तो भानस, दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, क्या हो गया भारत ना। कायर, इस तरह से आप जो है और कह सकते हैं। अगला क्या है ना से, अब देखिए नस्ल, न तो क्या हो गया नगण, नस्ल सब तीनों की एक एक मात्रा, नमन चरण, ठीक है, कुछ भी इस तरह से, रतन बोल सकते हैं। आगे देखिए अगला लास्ट में क्या है सा से सगड़, तो यहाँ हो गया सलगा, तो सलगा तो एक मात्रा गा की दो मात्रा, ठीक है। अब ला और गा इससे कोई नहीं बनेगा क्योंकि अक्षर तीन तीन के बनते हैं ना, पेड़ तीन तीन के बनते हैं, तो इनको कहा जाता है दशाक्षर। क्या कहा जाता है दशाक्षर। ये दो अक्षर ला और गा है, इनको क्या कहा जाता है दशाक्षर। तो ये है गढ़, गढ़ों की संख्या कितनी 8, ये पूछा जाता है। अब तो ये आप गढ़ तो ये समझ गए। अब इसके बाद मात्राएं देखिए कि जब हम मात्राओं की गणना करते हैं मात्रिक छंद में तो कहाँ पे एक मात्रा होती, कहाँ पे दो मात्रा होती, इसको समझते हैं। तो हमने लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण को कंपैरिजन में बताया आपके लिए, तुलनात्मक रूप से। तुलनात्मक रूप से समझना आसान होता है। देखिए पहले हम एक बता देते फिर तुलना करके बताएंगे। जैसे लघु वर्ण एक मात्रिक होता है, तो जितने भी स्वर होते हैं छोटे स्वर लघु स्वर ना, ठीक है, वो क्या है आ ई उ री, इसे तो ह्रस्व स्वर कहते हैं ना, लघु स्वर कहते हैं। अब इनसे जितनी भी चीज बने का की कु क्री या ख खी कु क्री, यानी इससे जितने भी हो ग गी गु ग्री, जितना भी अक्षर बनेगा इन मात्राओं से सब क्या होगा एक मात्रिक होगा। क्या होगा एक मात्रिक, सबकी कितनी मात्रा होगी एक मात्रा होगी, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि ह्रस्व स्वर यानी आ ई उ री हो या इनसे बने कोई भी अक्षर हो, सबकी कितनी मात्राएं एक मात्राएं। दूसरा जो चंद्र बिंदु वाले वर्ण होंगे उनसे भी क्या होगा एक मात्रा होगी। जैसे हंसना फंसना, तो हाँ पे क्या है चंद्र बिंदु है इसलिए एक मात्रा, फा में चंद्र बिंदु है इसलिए एक मात्रा, ठीक है। तो चंद्र बिंदु वाले वर्ण क्या होगी उनकी एक मात्रा होगी। दूसरा क्या है अगला क्या है हलंत व्यंजन अगर कहीं पे है, हलंत लगा हुआ है तो उसकी भी एक ही मात्रा होगी। जैसे अहम स्वयं ना, तो यहाँ पे क्या है हलंत लगा है तो सबकी एक एक मात्रा होगी। आगे देखिए अगला क्या है संयुक्ताक्षर, यानी संयुक्त अक्षर हो। जैसे ये नित्य मित्य, ये क्या है संयुक्त अक्षर होंगे तो क्या होगा एक मात्रा होगी। अब आगे देख लीजिए अगली कहानी अर्ध अक्षर की है। अर्ध अक्षर क्या है कि कोई भी अर्ध अक्षर अगर पूर्ण अक्षर के बाद आए, कोई भी अर्ध अक्षर अगर पूर्ण अक्षर के बाद आए तो अर्ध अक्षर के लिए एक मात्रा लगती है। जैसे पश्चात, तो ये पा पूर्ण अक्षर है, इसके बाद अर्ध अक्षर आया है तो इसकी एक मात्रा होगी। कितनी मात्रा होगी एक मात्रा होगी। तो ये पहला नियम है अर्ध अक्षर का कि अर्ध अक्षर अगर पूर्ण अक्षर के बाद आए तो उसकी एक मात्रा होगी। दूसरा यह है यदि कोई अर्ध अक्षर शुरू में आ जाए, किस में आ जाए शुरू में आ जाए किसी शब्द में, जैसे इसमें त्या स्थल, तो उसकी क्या है कोई मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं होती। ध्यान रखिएगा यदि कोई अर्ध अक्षर शुरू में आ जाए तो कोई मात्रा नहीं होगी। इसी तरह से कोई अर्ध अक्षर अगर दो गुरु यानी दीर्घ अक्षरों के बीच में आ जाए तो उसकी भी मात्रा नहीं लगती। जैसे आत्मा, ये दीर्घ है ये भी दीर्घ है, इसके बीच में ये अर्ध अक्षर आ रहा है तो इसकी कोई मात्रा नहीं लगेगी। तो लघु वर्ण या आप कह सकते हैं कि लघु अक्षर इसका क्या होगा कि पहले आ ई उ री, ये क्या है ह्रस्व स्वर है, इनसे कोई भी
अक्षर बनेगा इन मात्राओं से, सबकी क्या है, एक मात्रा होगी। दूसरा, अगर चंद्र बिंदु वाला वर्ण है तो उसकी भी एक मात्रा होगी। हलंत वाला अगर वर्ण है तो उसकी भी एक मात्रा होगी। और अगर संयुक्ताक्षर है, दो अक्षर संयुक्त हुए हैं, एक दूसरे से बने हैं, तो वहाँ पे मिल के बने हैं, तो वहाँ भी क्या है, एक ही मात्रा होगी। बाकी अर्ध अक्षर बताया कि अर्ध अक्षर अगर पूर्ण अक्षर के बाद आएगा तो एक मात्रा, अर्ध अक्षर शुरू में आएगा शब्द के कोई मात्रा नहीं, अर्ध अक्षर दो दीर्घ अक्षरों के बीच में आएगा तो दो गुरु वर्णों के बीच में आएगा तब भी कोई मात्रा नहीं है। अब इसी का देखते हैं दीर्घ वर्ण क्या है, कि दीर्घ वर्ण में दो मात्रा होती है। आपको पता है कि लघु वर्ण में एक मात्रा होती है, तो दीर्घ वर्ण में दो मात्रा होती है। लघु वर्ण में आ ई उ री जितने भी ह्रस्व स्वर हैं उनकी एक मात्रा, उनसे बड़े बनने वाले जितने वर्ण हैं उनकी भी एक मात्रा। लेकिन दीर्घ वर्ण में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये क्या है, ये दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। और इनसे जितने भी वर्ण बनेंगे, का, की, कू, के, कै, को, कौ, जितने भी बनेंगे, या गा, गी, गे, गौ, जितने भी बनेंगे वो सब क्या होंगे, दीर्घ, यानी दो मात्राएं होंगी, ठीक। दूसरा, अनुस्वार, अनुस्वार यानी बिंदी, ये वाले वर्ण क्या हो, दीर्घ होते हैं। चंद्र बिंदी होगा तो एक, और अगर अनुस्वार होगा, केवल बिंदी होगा तो दो मात्रा, याद रखिएगा। चंद्र बिंदु तो एक, और अनुस्वार होगा तो दो, क्या होगा, दो मात्राएं होंगी। अब अगला क्या है, हलंत लगेगा तो एक, लेकिन यहाँ पे विसर्ग लगेगा तो दो मात्रा, दुख ना, तो यहाँ पे इसकी कितनी मात्रा, दो मात्रा, विसर्ग लगेगा तो दो मात्रा। यहाँ कहा कि संयुक्ताक्षर लघु होते हैं, क्या होते हैं, लघु होते हैं, लेकिन संयुक्ताक्षर के पहले कोई लघु वर्ण आएगा तो वो दीर्घ होगा। संयुक्ताक्षर कितने कैसे होते हैं, लघु होते हैं, लेकिन संयुक्ताक्षर के पहले कोई वर्ण आएगा तो दीर्घ होगा। जैसे नित्य, ये संयुक्ताक्षर आया तो नी क्या है, लघु है, लेकिन इसका क्या मात्रा होगी, दो मात्रा होगी। आग्र, यह इसके पहले इसकी दो मात्रा, वक्र, इसके पहले इसकी दो मात्रा। वैसे तो एक मात्रा होती है सामान्य तौर पे, लेकिन ये क्या है, संयुक्ताक्षर के पहले आ रहा है, इसकी दो मात्रा। दुष्ट, तो यहाँ पे इसकी दो मात्रा, तो ये समझ में आ गया। संयुक्ताक्षर की तो एक मात्रा होती, इसीलिए नित्य में यहाँ भी हमने क्या है, दो मात्रा लगाई हुई है। संयुक्ताक्षर के पहले जो लघु वर्ण आता है उसकी दो मात्राएं होती। आगे रेफ का वर्ण जो है गुरु माना जाता है, रेफ यानी मर्म, ठीक है। यहाँ रेफ यानी जो उड़ंकु राव होता है वो, उसका वर्ण क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है। तो ये लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि छंद जो है दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद, एक वाणिक छंद। आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मात्रिक छंद, तो हम मात्रिक छंद की चर्चा कर रहे हैं, बाकी छंद की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मात्रिक छंद क्या है, मात्रा की गणना पर आधारित छंद को हम मात्रिक छंद कहते हैं। जो मात्रा की गणना पर आधारित छंद होता है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से, एक सममात्रिक छंद, एक अर्ध सममात्रिक छंद और एक विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद क्या है, जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या तथा उनका क्रम समान हो। जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या तथा उनका क्रम समान हो उसे हम सममात्रक छंद कहते हैं। जैसे देखिए चौपाई, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16, लेकिन इसी का छोटा है चौपाई। चौपाई केवल मात्रा का अंतर है, चौपाई 16 मात्रा है, लेकिन चौपाई में 15। पूछा बहुत जाता है परीक्षा में, बहुत बार पूछा गया है कि चौपाई में कितनी मात्रा होती है, 15, चौपाई में कितनी होती है, 16, तोमर में कितनी होती है, 12, आदिल्य में कितनी मात्रा होती है, 16, लावनी में कुल कितनी मात्रा होती है, 22, रोला में कितनी होती है, 24, दिक्पाल में 24, रूपमाला में 24, गीतिका में 26, अरिहारी गीतिका में 28, ताटक में 30, और आल्हा जानते हैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो है बुंदेलखंड का ये गायन गीत, वो क्या है, 31 मात्राएं होती है। तो इस तरह से जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राएं और उनका क्रम समान हो उसे हम कहेंगे सममात्रिक छंद। ये चौपाई, चौपाई, तोमर, आदिल्य, लावनी, रोलाल, दिक्पाल, रूपमाला, गीतिका, हरिगीतिका, ताटक, आल्हा, ये सब क्या है, सममात्रिक छंद है। आगे देखिए अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद तो आप जानते हैं 4 चरण होते हैं, 2 सम होंगे, 2 विषम होंगे। तो जिन मात्रिक छंदों के सम सम
एवं विषम विषम चरणों की मात्राएं समान हो, सम सम और विषम विषम चरणों की मात्राएं समान हो, उन्हें हम अर्धसममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक में चारों चरणों की मात्राएं समान होंगी, लेकिन अर्धसममात्रिक में सम जो चरण होंगे उनकी मात्राएं समान होंगी, जो विषम होंगे उनकी मात्राएं समान होंगी। तो जैसे बरबय, बरबय में 19 मात्राएं होती हैं, दोहा में 24 होती है, सोरठा में भी 24 होती है, उल्लाला में 28 होती है। उल्लाला याद रहेगा, उल्लाला 28 पूछा जाता है, उल्लाला पूछा जाता है, सोरठा, दोहा, खैर इन सब पे तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी मात्राएं पूछी जाती हैं। आगे विषम मात्रिक छंद क्या है? जिन छंदों के प्रत्येक चरण की मात्राएं भिन्न भिन्न हो, जिन छंदों की प्रत्येक चरण की मात्राएं क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। हर चरण की मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। देखिए ये दो से जुड़ के बनता है, जैसे कुंडलिया, कुंडलिया किससे मिलता है? बनता है दोहा और रोला से बनता है, दोहा और रोला से कुंडलिया बनता है। इसी तरह छप्पल किससे बनता है? छप्पय बनता है रोला और उल्लाला से बनता है। छप्पय किससे बनता है? रोला और उल्लाला से बनता है। तो ये बेसिक वीडियो था छंद का। इसके बाद अगले वीडियो में हम दोहा, चौपाई, सोरठा, इन सब सारे छंदों के बारे में, आपको मात्रिक छंद और वाणिक छंदों के बारे में विस्तार से बताएंगे, उदाहरण सहित बताएंगे। लेकिन बिना इस वीडियो के वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो अगर इसको एक बार और देख लेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट बन जाएगा, और इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।